हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार अनुराग, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इंस्ट्रक्टर। और जितने भी लोग हों वो फटाफट जुड़े, एक बार फटाफट मुझे ये बताएं कि आप प्रेजेंट हैं यहाँ चैनल पर। आपकी क्लास अभी यूट्यूब चैनल पर ही है, तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट लाइक का एक कम से कम बटन जो है उसको दबाएं और नोटिफाई करें कि आप प्रेजेंट हैं। ठीक है। आप सब लोग जितने भी हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी क्लासेस यहाँ पर मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ साइंस एंड टेक के भी लूँगा। और जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसमें मैं बायोलॉजी की क्लास आपकी जो है वो लूँगा। तो इतने सारे सेक्शंस हमारे लिए असाइंड हैं और एक एक करके हम सारे सेक्शंस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन डील करने जा रहा हूँ। और इस सेक्शन को हमें खासा इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए खासा इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि आजकल पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी आपने देखा होगा पैटर्न जो है वो यूपीएससी का फॉलो होने लगा है। और इस तरीके से ख़ास तौर से मैं यूपी पीसीएस की बात करूं या आरएएस की भी बात करूं अगर, तो वहाँ पर जो पैटर्न है वो एक्चुअल में अब यूपीएससी के जिस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं उन क्वेश्चंस के पैटर्न को वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमारे लिए किसी भी सेक्शन को पढ़ना और पहले जिस तरह से हम पढ़ाई करते थे अब उस तरीके से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन को कैरी करें तो यहाँ पर हमें बेसिकली दोनों तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि प्रीलिम्स में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके सेक्शंस में हमें क्या क्या चीज़ों पर एम्फेसिस देना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही हम मेंस पर जाएं तो मेंस में हमें किन सेक्शंस पर खासा जोर देना होगा। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको दोनों चीज़ें पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम अपने प्रॉपर चैप्टर पर आएंगे। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है, पीसीएस एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन जो है प्रीलिम्स में हम पर्टिकुलरली अगर देखें तो 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पूरे पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है। ये कौन से 3 सेक्शंस हैं? एक तो होगा बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। ये वो बेसिक्स है जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है। इस सेक्शन में आपसे जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो प्रीलिम्स में बहुतायत पूछे गए हैं। पीछे आप अगर जाकर देखेंगे अपने स्टेट के प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, या अगर आप दूसरे स्टेट का भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देखें अगर जो आपने दिया हुआ होगा, तो वहाँ आपको मिलेगा कि ऐसे बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको उन टर्म्स से मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो बेसिक पार्ट है इकोलॉजी का वो आपको देखना है। ठीक। तो एक तो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमें देखना है। ठीक। दूसरा पार्ट जो है, ये दूसरा पार्ट है इश्यूज से रिलेटेड। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इश्यूज क्या है? इश्यूज हो सकते हैं इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर। जैसे इशू है एक बहुत बड़ा, वो है पोल्यूशन का। आप सब लोगों को पता है प्रदूषण एक खास इशू है, एक खास ऐसा मुद्दा है जो कि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो टैकल करने की कोशिश कर रहा है ना। तो पोल्यूशन जैसे मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। हम क्लास में जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊँगा कि यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ेंगे कि एलैबोरेट करके उसमें चीज़ों को कैसे डिस्कस करें, और साथ के साथ इन इश्यूज़ के से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको लिखना कैसे है। हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर हम आंसर राइटिंग पर देखो, कई बार क्या होता है कि हमारी जानकारी बहुत
बहुत ज़्यादा होती है। हमने यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा। आजकल मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, और मटेरियल्स इतने मिल जाते हैं कि आपको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हम इतना सारा मटेरियल पढ़कर ख़त्म कैसे करें। मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी जब मटेरियल बहुत ज़्यादा, आप आजकल सबसे बड़ा बाबा तो गूगल बाबा है ना। आज अगर आप गूगल पर कोई भी टॉपिक टाइप करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लाइन से बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अब आप सोचो कि एक सिंगल पर्सन के लिए क्या ये पॉसिबल है कि सारी जगह हर चीज़ ढूंढता चले और उसको पूरा उसका जो पूरा क्रक्स है वो हर जगह से निकाल के, क्योंकि क्या है, एक ही टॉपिक में अगर इतने सारे डिटेल्स मिल जाएंगी, कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कई सारे आपको साइट्स पर बहुत सारे जो उसके डिस्क्रिप्शंस है वो मिल जाएंगे, तो क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम सारी चीज़ों को पढ़कर और उसके बाद जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल कर हम करें काम? ये पॉसिबल नहीं है। ओके, हेलो अमित एंड हेलो उत्कर्ष। उत्कर्ष ने एक क्वेश्चन किया है कि यूपीएसआई के लिए जो बैच आने वाले हैं वो जीएस स्पेशल है क्या? उत्कर्ष, इस चीज़ के लिए आप इंक्वायरी पर जो है वो कॉल कर ले, वहाँ पर आपको बेटर जानकारी मिल जाएगी कि यूपीएसआई के लिए जो बैच आ रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, है ना। वहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं वो आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे। ठीक है उत्कर्ष, तो आप एक बार वहाँ कॉल कर लें। चले, तो हम अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात कर रहे थे। अब देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या है कि मैंने बताया कि आप गूगल पर कुछ भी टाइप करेंगे और गूगल पर टाइप करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। आपका काम क्या होगा कि अब इतनी सारी चीज़ों को या तो समेट कर आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक बंदा अगर इतनी सारी चीज़ें पढ़ेगा तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ें वो निकालनी हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट है और जहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें हम जो भी हम रिसर्च के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो रिसर्च हम कर ले रहे हैं, और हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें हम आपको अपडेशन से लेकर जो बेसिक चीज़ें हैं सबको जोड़कर एक साथ क्रक्स में पूरा जो समराइज्ड वे होता है उसमें आपको सारी चीज़ें डील कर देंगे, ताकि आपके पास एक प्रिसाइज नोट्स हो जिसको कि आप प्रॉपरली पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, और जब एग्जामिनेशन आए तो वहाँ पर उसको कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो अब इश्यूज़ की बात जैसे मैंने की, तो पोल्यूशन को लेकर अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक तो पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं। तो कहा पोल्यूशन में सबसे पहले तो ये इतना बड़ा इशू है, हमें ये देखना है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है क्या, ये देख लिया। आपको ये पता होना चाहिए पॉल्यूटेंट्स क्या है, और उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है कि जो पोल्यूशन है वो कितने टाइप के हैं। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पोल्यूटेंट्स क्या? प्रदूषक जिनसे पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो पोल्यूटेंट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, सबसे कॉमन एयर पोल्यूशन, उसके अलावा और दूसरे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे वाटर का पोल्यूशन है, सॉइल का पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ना, ई वेस्ट के फॉर्म में पोल्यूशन आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है नॉइज़ पोल्यूशन है ना। तो ये जो पोल्यूशन के टाइप हैं हमारे पास, इन सब टाइप में आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेनी है। जैसे जब आप नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं तो कितने साउंड लेवल पर आप पोल्यूशन डिटेक्ट करते हैं, कितने साउंड लेवल पर आपको आप ये जानते हैं कि हाँ इस साउंड लेवल पर हम इसको पोल्यूशन बोलेंगे। डिफरेंट साउंड लेवल्स पर भी पोल्यूशन के भी अपने लेवल होंगे नॉइज़ पोल्यूशन में, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इतने डेसिबल से लेकर इतने डेसिबल तक जो है, अगर साउंड कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उसके कांटेक्ट में रहता तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है ना, उसके बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसके साइकोलॉजिकल जो पार्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है ना। तो साइकोलॉजिकली अगर पर्सन, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो सिर्फ फिजिकली इफेक्ट नहीं डाल रहा है, वो साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट डाल रहा है,
और इसलिए हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है ये ऐसा पोल्यूशन है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे एक बॉडी के एक ऐसे पार्ट पर इफ़ेक्ट डाल रहा है जो पार्ट हमारे लिए बहुत ही वाइटल है, और उसका इफ़ेक्ट वहाँ से कहाँ पर चल जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस ईयर पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसका इफ़ेक्ट फिर ब्रेन पर आने लगेगा और उसका इफ़ेक्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पर भी आता है। आप डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जैसा मैंने नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आप टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे आप एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं तो एयर के डिफरेंट पोल्यूशन करने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं, आपको उनके बारे में जानकारी लेनी है, और इन पॉल्यूटेंट्स का क्या इफ़ेक्ट है उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो वो सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो उसके बाद ये आता है कि इन पोल्यूशन से निपटने के लिए हमारे पास वे आउट क्या है, वे फॉरवर्ड हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस तरीके के प्रदूषण से, इस तरीके के पोल्यूशन से निपट सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इश्यूज की बात करते हैं, इसमें 3 चीजें आपके लिए डिफाइंड है। 3 चीजें क्या डिफाइंड है? द काइंड ऑफ इशू, किस तरीके का इशू है, क्या है ना पर्टिकुलरली। उसके बाद आपको देखना है उसकी डिटेल्स, इशू के टाइप्स देखने हैं, और वहां पर फिर आपको यह देखना है कि इसके इफेक्ट क्या है ना। और इफेक्ट जो है ऑब्वियसली अगर हम इसको एक बड़ा इशू मान रहे जो ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए हार्मफुल है, तो हमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो इफेक्ट उसका आ रहा है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने, यानी उसके मिटिगेशन के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके हम इश्यूज वाले पार्ट जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। इश्यूज के अलावा जो तीसरा पार्ट एक होगा, इस तीसरे पार्ट को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कन्वेंशंस की बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकारी नीतियां, एंड कन्वेंशंस जो समिट वगैरह होते हैं, इनके विषय में हमें बात करनी है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में भी आपको वैसे ही काम करना है। पॉलिसीज किसके लिए आएंगी? देखो, इस पोर्शन का जो रिलेशन है वो सेकंड वाले पोर्शन से है ना। इस पोर्शन में भी जो आपसे प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर जो निटी एंड ग्रिटी है वो पूछा जा सकता है। मतलब जैसे सपोज किया कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई उसकी, ये एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं या नेशनल पार्क्स आते हैं, इन सब को लेकर कहाँ कहाँ ये चलाया जा रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको इनिशिएट कौन करता है, गवर्नमेंट की इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, इसको लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वहाँ आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल जाए कि इस पॉलिसी की निटी एंड ग्रिटी क्या है, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। कन्वेंशंस, जो समिट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड समिट्स होते हैं, जो हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं किसी भी इशू को लेकर। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन में भी कई पार्ट्स हमने कर दिए, ठीक है। और उसमें से जैसे एयर पोल्यूशन है तो इसको लेकर, या ग्लोबल वार्मिंग है, एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमने ग्लोबल लेवल पर जो है कन्वेंशंस किए। कई सारे आप प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, कई सारे आप समिट्स पढ़ते हैं, है ना। जैसे बहुत कॉमन मैं 2 नाम ले लेता हूँ, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम ले लिया या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम ले लिया। तो इस तरीके के जो नाम आपने सुन रखे हैं, है ना, मैं सिर्फ 2 तक स्टिक नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे समिट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। आपने COP सुन रखा होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं, है ना। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? पार्टीज का मतलब हो गया यहाँ पर कि डिफरेंट नेशंस जो हैं, जो कि उस कन्वेंशन में भाग लेते हैं, उस समिट में भाग लेते हैं, उनको हम पार्टीज बोलते हैं। और ये जो पार्टीज हैं ये क्या काम करेंगे? ये पार्टीज
सारे एक साथ मिलकर जिस भी मुद्दे पर बात हो रही है, जिस भी इशू पर बात हो रही है, उस इशू पर अपने रिसर्च वर्क, अपने यहाँ जो भी काम किया उन्होंने, उस पर पूरा मंथन किया जाता है, उस पर सारे लोग जो है वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, और फाइनली जो उस इशू के कारण हमें हार्मफुल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हमें उससे कैसे निपटना है, उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, सभी एक साथ मिलकर आगे चलने का काम करेंगे। तो उसके लिए एक कंसेंसस पर, कंसेंसस का मतलब कि सर्वसम्मति से एक एग्रीमेंट तय किया जाता है, एक समझौता किया जाता है, और उस समझौते पर सभी राजी हों, ऐसे क्लॉजेस उसमें डाले जाते हैं और उसके बाद फिर उसको लागू किया जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल टर्म आता है, इस प्रोटोकॉल टर्म का मतलब हो गया कि एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, ये एक तरीके का समझौता है जिसका पालन सभी को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और कन्वेंशंस है, इन सभी को लेकर आपको काम करने की जरूरत है ना, इन्हें हमें बेसिक तौर पर जानना है। उसके बाद ये बेसिक तौर पर सिर्फ जानना ही नहीं है, अब मेंस में जैसे क्वेश्चन आया कि सपोज किया कार्बन ट्रेडिंग एक टर्म आ गया है ना, अब कार्बन ट्रेडिंग टर्म आ गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन ट्रेडिंग टर्म जो है वो किस पार्ट से रिलेटेड है ना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसमें बेसिकली करते क्या हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको छोटी मोटी जानकारी दूं इसके लिए, तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, ये एयर पोल्यूशन के दौरान जो क्योटो प्रोटोकॉल आया और उसके बाद फिर आगे उसके कई सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ईयर्स में हुई, तो उसमें से ये जानकारी निकल कर आई कि कोई भी कंट्री ऐसी जो कि कार्बन का इमिशन करते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन में सबसे जो बड़ा आप कहते हैं कि फैक्टर माना जाता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा उसका जो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है कहते हैं इन्वायरमेंट पर या ह्यूमन लाइफ पर, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है हर एक कंट्री से हो रहा है अलग अलग सोर्सेज से, ये सोर्सेज छोटे से लेकर बड़े तक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है ना, गार्बेजेस के बर्न होने से धुआं, या फिर ये जो व्हीकल्स चला रहे हैं उनसे होने वाला जो इमिशन है, इन सारी चीज़ों पर जो है प्रॉपरली सबकी नज़र है और सब लोग इसको जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन का इमिशन है हर एक कंट्री कितना कर रही है, और जो भी कंट्री ये कार्बन का इमिशन कर रही है वो उसे कम करने के लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर आई है। जो कंट्री जितना कम कार्बन इमिशन करती है उसको उतने क्रेडिट दिए जाते हैं, उतने क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं, और वो पॉइंट्स जो है ये बताते हैं कि इस कंट्री ने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए या इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है ना, उसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन की जाती है। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन ट्रेडिंग है, ट्रेड का मतलब क्या है, व्यापार करना। तो जब हम बात करते हैं कि कार्बन ट्रेडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कंट्री को जो कार्बन क्रेडिट दिया गया है ना, जो कार्बन क्रेडिट मिला है किस चीज़ के लिए, कम कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के लिए। तो ये जो कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है उसके जो पॉइंट्स उसको मिले हैं, जो क्रेडिट मिला है, वो क्रेडिट ऐसे कंट्री को वो सेल कर सकता है जिस कंट्री का एमिशन लेवल बहुत ज़्यादा है ना। तो वो कंट्री क्या करती है, जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, आप चलो हम एक नाम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यूएसए। अब यूएसए आपको पता है कि बहुत बड़ी कंट्री है, यूएसए आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ ज़्यादा हुआ है बहुत, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूएसए का जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन इमिशन में वो बहुत ज़्यादा है। यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहा है। अब सपोज किया जितनी इंडस्ट्रीज उसके यहाँ चल रही है, हालांकि यूएसए एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नेशन है, मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी आती रह रही है, और उसने कोशिश भी की है कि जो नई इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जाए वो नई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हो जिसमें कम से कम कार्बन इमिशन हो, हम ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करें जिससे कार्बन इमिशन कम हो। लेकिन ऑलरेडी जो उसके यहाँ इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उन इंडस्ट्रीज से जो इमिशन हो रहा है उस इमिशन को कम करने के बहुत ज़्यादा उपाय वो नहीं कर पा रही है। तो इसलिए क्या है कि उसको कार्बन क्रेडिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। अब एक कंट्री जो कार्बन क्रेडिट लेकर बैठी है, दूसरी कंट्री जिसके पास कार्बन क्रेडिट नहीं है या बहुत कम है,
तो एक बैलेंस करने के लिए वो क्या कर सकता है कि जिनके पास कार्बन क्रेडिट ज़्यादा है उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के, या इसको आप बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी, है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करके अगर वो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ से इमिशन कम होगा। और ये किसके बदले वो देंगे, तो कहा कि जो उनके पास कार्बन क्रेडिट है वो उनको दे देंगे, और इस तरीके से जो है ये इसकी एक प्रॉपर ट्रेडिंग हो जाएगी, कार्बन का व्यापार हो जाएगा। तो ऐसे टर्म्स जब आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको प्रॉपरली उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ओके। और इस तरीके से आप जो है आंसर्स भी लिख सकते हैं, आंसर्स की फ्रेमिंग कैसे करनी ये भी आपको पता चलेगा। सो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो जब भी यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन के जो आंसर हम लिखेंगे मेंस में, चाहे वो हम इश्यूज पर बात कर रहे हों या गवर्नमेंट पॉलिसीज या कन्वेंशंस पर बात कर रहे हों, कई सारी चीजें हैं। आपने अगर प्रश्न देखे होंगे पिछले वर्षों के, तो हमारे पास अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, जो बड़े क्वेश्चंस लिखने वाले आ जाते हैं, तो उसमें हमसे या तो सामान्यतः सीधे सीधे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पॉलिसी ये क्या है, ये कन्वेंशन क्या है, ये इशू के अंतर्गत ये वाली चीज़ क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया गया और उसका आंसर भी सीधा होगा। रटे रटाए पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें इश्यूज को लेकर खास तौर से या कन्वेंशंस को लेकर हमें अपडेशन की बहुत ज़रूरत होती है, हमें अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट क्यों रहना पड़ेगा वो मैं बताऊं आपको कि अब सपोज किया एयर पोल्यूशन को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल तो बहुत पीछे हो गया, है ना, 1993 की बात है, लेकिन आप सोचो कि तब से लेकर आज तक बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी और उसमें कई सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रीसेंट वाला जो है आपके पास वो है पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस एग्रीमेंट। हमने अपडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो पुरानी चीज चलती चली आ रही थी अभी उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, उसमें कितना विकास हुआ है, और आप उस विकास की जानकारी, आप उस डेवलपमेंट की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो इसलिए जब भी यहां से इश्यूज वगैरह वाले पार्ट से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस जनरली अपडेटेड पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इसलिए सोर्स ये होना चाहिए, देखो कि एक तो आप या तो करंट अफेयर्स की कोई ऐसी मैगजीन हो जो कि आप रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली यूज करते आ रहे हैं, आप उसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप निकाल सकते हैं न्यूज़। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर में इस तरीके के इश्यूज से रिलेटेड, पॉलिसीज से रिलेटेड या कन्वेंशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को आप प्रॉपरली पढ़ें, वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करें और उनके नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करते रहें टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा कि आपकी जो करंट की जानकारी है उस पर्टिकुलर इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सरकारी नीतियों को लेकर या फिर कन्वेंशंस को लेकर, उसमें आप अपडेट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो जैसे पूछ लिया गया कि फला कन्वेंशन कहाँ हुआ, कितनी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेन उसमें जो टॉपिक था वो कौन सा था, उस कन्वेंशन का थीम कौन सा था, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जैसे इंडिया में सपोज किया गवर्नमेंट ने रिवर गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला है, नमामि गंगे की पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, तो उस पॉलिसी का थीम क्या है, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट वर्क कर रही है, कितना एलोकेशन किया गया है फंड का, वगैरह वगैरह चीज़ें। पीसीएस लेवल पर तो एलोकेशंस भी पूछ देते हैं, कितने खर्च की बात की गई है, इस तरीके के। तो एक तो आपको ऐसे डेटा से लेकर जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो जानना चाहिए। वहीं पर आपसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी मिलेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जहां पर किसी इशू को लेकर, उसकी गंभीरता को लेकर बात की गई हो, उस इशू पे और क्या रिसर्च वर्क हुए, रिसर्च में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस पर बात की गई हो, और इसके अलावा उस इशू से, उस मुद्दे से जो हार्मफुल इफेक्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं
उनसे निपटने के लिए क्या कारगर उपाय हो सकते हैं, उनके मिटिगेशन के क्या इफ़ेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, उनको लेकर अलग अलग तौर पर बहुत सारे जो आर्टिकल लिखने वाले जो कॉलमिस्ट होते हैं, जो न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, उनके आप विचार वहाँ पर पढ़ते हैं। आपका ये क्या काम है कि आप वहाँ से जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो ली। अगर आपने 1 महीने का न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें सपोज कि आप 5-6 बार किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, जो कि अभी हॉट मुद्दा चल रहा है और उस पर आपको आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आजकल ये मुद्दा हॉट है, इस पर कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं, हर एक आर्टिकल में इन चीज़ों पर बार बार बात की जा रही है। इसमें से इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लगे, हमने उसको निकाल कर नोट्स बना लिए। उसके आगे चलेंगे तो अगले आर्टिकल में उसी मुद्दे पर बात की गई है, कॉमन पॉइंट्स भी आए हैं, लेकिन उसने कुछ एक आध पॉइंट अलग बता दिए। उन अलग वाले पॉइंट्स को आपने अपने जो पहले से नोट्स बनाए उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए, हैं चीज़ें फैक्ट की ही, अब ऐसा नहीं है। देखिए, कार्बन इमिशन की जब बात करेंगे आप, तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो कि आप बहुत जनरल हैं, आपको हर एक बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन बुक्स वगैरह क्या है, बुक्स वगैरह फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं होती। अरे बुक क्या है, साल भर में 2 साल में एक बार रिवाइज होती है। तो सपोज कि आपके पास जो बुक है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, तो वो आपने 1 साल पहले लिया था या अभी खरीद कर लेके आए थे, और वो अपडेट अभी नहीं हुआ, रिवाइज हुआ बट अपडेट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, तो नेक्स्ट ईयर उसको अपडेट होना है। अब वहाँ जो अपडेशन है, उस अपडेशन के लिए या तो आप वेट करके फिर से नई बुक लेकर आइए, या फिर जो आपने, हेलो प्रवीण, या फिर जो आपने नोट्स बना रखे हैं वो आप अपडेट करते चलें। किसके साथ? न्यूज़पेपर के साथ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास हमेशा लेटेस्ट जानकारी होगी, आपके पास हमेशा पॉइंट्स होंगे, बुक वाले पॉइंट्स नहीं जो कि बहुत लिमिटेड है और कॉमन भी हैं। बुक में क्या है जनरली कि जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो हर जगह मिल जाएंगे आपको, तो आपको उन कॉमन पॉइंट्स से हटकर भी बात करनी पड़ेगी कि जो लेटेस्ट चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप उसकी बात करेंगे और उनको, आपके पास नोट्स होंगे तो आप प्रॉपरली जो है उसको एड्रेस कर पाएंगे। आंसर में आपके डिफरेंट पॉइंट दिखेंगे, ऑब्वियस है एग्जामिनर को वो अट्रैक्ट करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो हमें काम ये करना है। तो ये मैंने बताया कि इश्यूज हो या पॉलिसीज हो या कन्वेंशंस हो, ये 2 पार्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऐसे हैं जहां पर आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है चीज़ों को, और इसके लिए हम क्लास में तो बात करेंगे ही करेंगे, जो मैं आपके साथ करूंगा हर एक टॉपिक को डिस्कस करते समय। लेकिन आपका एक काम होगा यहाँ पर कि आप खुद को अपडेट रखें थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू टेलीविज़न न्यूज़ में भी अगर आप थोड़े से टाइम दे सकते हैं, आप पेशेंस के साथ देख सकते हैं चीज़ों को, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो राज्यसभा टेलीविज़न का यूट्यूब चैनल है ना, राज्यसभा का जो उसमें डिस्कशंस होते हैं, टू द पॉइंट करके एक कार्यक्रम चलता है, देशांतर करके एक कार्यक्रम चलता है, तो उसमें अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो टाइम पर जो है वो एनवायरनमेंट को लेकर और इकोलॉजी को लेकर भी कई सारे टॉपिक्स पर चर्चाएं होती रहती हैं। आप ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी, और वो चर्चाएं आपके लिए फ्रूटफुल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ चर्चा में जो लोग बैठते हैं, डिस्कशन में जो लोग बैठते हैं, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बड़े रिसर्चर्स होते हैं जिनके पास लेटेस्ट जानकारियाँ होती हैं, और वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो उसको आप अपने नोट्स के प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतना काम नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप कोई एक प्रॉपर करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर के नाम लेने की बात नहीं करूँगा, फिर भी जो भी कॉमन जो आप ले रहे हों, जो कि पीसीएस या जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें से कोई एक फॉलो करें, लेकिन जिसको भी फॉलो करें उसको प्रॉपरली कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहे, और वहाँ से जो भी
इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है वो आप देखते रहें। इनके अलावा आप देखें आपके पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन साइट्स पर भी आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। तो उन साइट्स में भी आप किसी एक साइट को फॉलो कर लें, सबको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पर जो करंट मिल रहा है उसको आप देखेंगे अगर, तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। ठीक है। सो यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहे हैं अनमोल है, रीना केशरी हैं, अंकित निगम हैं, प्रवीण चौहान हैं। मैं एक बार सबको फिर से हाय बोल रहा हूँ और आइए अब हम क्लास शुरू करते हैं। मैं आपकी क्लास जो शुरू करने जा रहा हूँ वो प्रॉपरली पहले प्रैक्टिकल जो हमारा कॉमन पार्ट है उससे शुरू करने जा रहा हूँ। हेलो पिंटू। प्रवीण का एक छोटा सा क्वेश्चन है, सर बैच कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? प्रवीण, हमारा जो बैच है ये प्रॉपर आप मानकर चले, सारी चीज़ों को प्रॉपरली कराते हुए हम इस बैच का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम दिसंबर में इस बैच को प्रॉपरली ख़त्म करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने पीसीएस का बैच ये आपसे बोल दिया है तो हम इसमें बस चीज़ों को जो है वो फराटे के साथ ख़त्म करते चले जाए। हम प्रॉपर टाइम देकर आपको आपके साथ हर एक चीज़ डिस्कस करते हुए इस बैच को आगे लेकर जाएंगे। और इसलिए जितना प्रॉपर टाइम है अबाउट हमने आपसे आपको शायद वहाँ पर साइट पर दिखाई भी दिया होगा, ये हमने 500+ आवर्स का पूरा बैच रखा है, 500 घंटे से भी ज़्यादा का पूरा बैच है। तो इसमें आपको हम प्रॉपरली सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कराएंगे और इसके लिए आप टाइम की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमें दिसंबर तक इस बैच को लेकर चलना है, तो हम वहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलेंगे और आप भी होपफुली हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। तो आइए अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो प्रॉपर टॉपिक है इसको हम शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सेक्शन है इसके साथ थोड़ा यूज टू हो जाएं, इसके लिए मैं जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे शुरुआत कर रहा हूँ और उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक की बात करते चलेंगे। ठीक है। आप में से सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो एक बार फटाफट लाइक कर दें, लाइक कर, और आपके जितने भी सहपाठी हैं जो भी साथ में पढ़ रहे हैं उनके पास भी वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो एक एक बार सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इकोलॉजी के सेक्शन से। इकोलॉजी, आप में से एक बार मुझे ये भी बता दें सभी लोग कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि शुद्ध हिंदी मीडियम के हैं? आप में से कितने ऐसे हैं जो शुद्ध हिंदी मीडियम के हैं? एक बार वो भी मुझे थोड़ा सा नोटिफाई करें। प्रवीण हैं, पिंटू हैं, अंकित दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी बता दें एक बार हिंदी मीडियम कौन कौन से लोग हैं, तो मुझे थोड़ी आसानी रहेगी, मैं उनको प्रॉपरली एड्रेस कर पाऊंगा। चलिए आप लिख लेंगे, मैं यहाँ कमेंट बॉक्स पर देख लूँगा। आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में। देखिए जब भी, ओके पिंटू ठीक है, बढ़िया। सो इकोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी ऐसे टर्म के साथ जो कि हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर लॉजी शब्द लगा हुआ हो तो जनरली हम बात करते हैं। शुभम चंद्रवंशी हिंदी मीडियम से हैं, बिल्कुल सही शुभम, हिंदी में तो बात मैं कर ही रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन मैं जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होगी वो भी आपको हिंदी बताता चलूँगा जितनी भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ओके शुभम, चलिए। सो इकोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर भी ये जो टर्म है इसमें लॉजी टर्म लगा हुआ है, और जब भी आप किसी भी टर्म में लॉजी लगा हुआ देखते हैं तो हम एकदम सीधे से कहते हैं कि यहाँ हम स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इस टर्म में आप देखेंगे दो टर्म हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं।
एक तो है इको टर्म है ना, और दूसरा जो है वो लॉजी टर्म है। अब ये जो इको टर्म है ये बना किससे, ये एक ग्रीक वर्ड से बना जिस वर्ड को हम बोलते हैं ऑइकोस। और जो लॉजी टर्म है आपने कई बार पढ़ा होगा, जब बायोलॉजी पढ़ाया जाता है आपको तो वहां भी बताते हैं कि बायोलॉजी में जो लॉजी है, लॉजी टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड लॉगस से बना है। और लॉगस जो है ओके हाँ जी ठीक है ओके। चलिए, तो मैं बता रहा था आपसे कि लॉजी टर्म है और यहां पर ये लॉजी टर्म बना लोगोस टर्म से। तो इन दोनों की मीनिंग्स आपको ये बताएंगे कि हम जब इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं। देखिए, ऑइकोस जो टर्म है इसको हम बोलते हैं होम या प्लेस। कोई होम या प्लेस, किसी का रहने का स्थान, घर वगैरह, या फिर प्लेस, किसी स्थान की बात करते हैं। और लॉगस जो है इसको हम बोलते हैं टू स्टडी। इसकी मीनिंग क्या होती है, टू स्टडी। यानी अगर हम सिंपल मीनिंग ले तो एटलीस्ट हमें यह पता चलता है कि हम जब किसी इनहैबिटेंट है ना, किसी आवास स्थान या किसी प्लेस, किसी भी स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये इकोलॉजी है, ये पारिस्थितिकी है। ठीक है, हिंदी में जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जो पारी है, पारी का मतलब क्या होता है, आसपास की चीजें। ठीक है, और स्थितिकी का मतलब क्या होता है, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो वास्तविकता यह है कि हम एक ऐसे ब्रांच की बात करें जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं होम या प्लेस की। लेकिन ये होम या प्लेस जो है इसको थोड़ा इलाबोरेट करने की जरूरत है, इसकी थोड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता है। तो व्याख्या जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि होम या प्लेस जो है वो होम या प्लेस कब इंपॉर्टेंस रखता है, कब उसका महत्व है। भाई कोई भी चीज, कोई भी स्थान अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से हमें उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंस कब हो जाता है, जब उस स्थान का किसी विशेष नजरिए से, किसी विशेष पर्पस से क्या हो, यूटिलाइजेशन हो रहा हो। और यूटिलाइजेशन किसी भी स्थान का कब हो सकता है, जब आप कहते हैं कि उस स्थान में कोई रह रहा हो, उस स्थान पर कोई रह रहा हो और वहां की जो चीजें हैं उसका यूटिलाइजेशन कर रहा हो, तभी उस स्थान का महत्व है, तभी उस स्थान का इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम होम और प्लेस की बात करते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है, रहेगा कौन, कोई ऑर्गेनिज्म ही होगा जो रहेगा। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्थान पर रह रहा है और उस स्थान पर पाई जाने वाली जो भी चीजें हैं उन चीजों के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा हो, एक संबंध स्थापित कर रहा हो, तो आप अगर उन संबंधों का एक अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इकोलॉजी, उस ब्रांच को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो मैं अगर आपके साथ डेफिनेशन शेयर करूं, आपके साथ एक परिभाषा लिखूं इकोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि इकोलॉजी इज द scientific study. Ecology is the scientific study of relationships between what? Between organisms यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लिविंग बीइंग्स की। ठीक है, लिविंग बीइंग्स की, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इसको हिंदी में मैं एक बार लिख देता हूं, आप सभी को पता चलेगा। पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण
के बीच के अन्योन्याश्रय संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, समझ में आई चीजें? अमित कुमार राठौर, ओके। शुभम, जो पीसीएस एसडीएम का बैच 1 है उसकी क्लासेस भी अभी सर से बात हुई है, तो उसकी क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी। ऐसा नहीं है कि उसकी क्लासेस बंद हो जाएंगी। टाइमिंग का थोड़ा सा एक इशू अभी क्रिएट हो गया था, तो उसको हम फटाफट जो है वो अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पीसीएस एसडीएम बैच 1 को भी जो है वो कैरी किया जाएगा, है ना? तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। ओके, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इकोलॉजी क्या है, ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक स्टडी है क्या इकोलॉजी। ठीक, साइंटिफिक स्टडी हम क्यों कह रहे हैं इसको, थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम इसको साइंटिफिक स्टडी क्यों बोल रहे हैं। देखो, जब भी आप किसी चीज़ में ना साइंस लेकर आते हैं, आप किसी चीज़ में विज्ञान लेकर आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना तर्कपूर्ण समाधान होता है। सभी चीज़ें रेशनल होती हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और कुछ भी मान लिया जाए, नहीं। हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है और उस कारण का पूरा तर्क होता है, और उस तर्क के आधार पर हम बात करते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है वो सही है। अदरवाइज अगर प्रॉपर तर्क नहीं है हमारे पास तो गलत है। तो जब भी हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, जब भी हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं, तो हमारे पास हर एक चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या होता है, प्रॉपरली तर्क होते हैं, हमारे पास प्रॉपर कारण होते हैं, उनके रीजंस होते हैं, तो हम बताते हैं उसको। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि हम किनके बीच बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप जो है वो 2 चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही है। किन चीज़ों की? एक तो ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, जिनको हम यहाँ पर लिविंग बीइंग्स कह रहे हैं, यानी हम जीव कह रहे हैं। जीव का अर्थ क्या है? जिनमें जीवन है ना, लाइफ जिनमें है, उनकी बात हम कर रहे हैं। और देखो, जो लिविंग बीइंग्स है इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो मोटे तौर पर अगर हम आसपास अपने देखते हैं तो हमारे पास प्लांटेशंस है, वेजिटेशंस है ना, हमारे पास वनस्पतियां हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। दे आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आइज, राइट? सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स, दे हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके पास बहुत ही सामान्य गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ को लिविंग बीइंग कब कहेंगे, जीव कब कहेंगे आप? जब उनमें आप कहते हैं कि उनमें प्रजनन की क्षमता है, उनका जो शारीरिक संगठन है, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर होता है, सेल का बना होता है, कोशिकीय होता है, उनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, श्वसन की प्रक्रिया, उनमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, उनमें न्यूट्रिशन लेने की कैपेसिटी होती है, और इसलिए हम उसको भी वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में देखते हैं। और इसके अलावा कई और चीज़ें, जैसे उनमें एडाप्टेशन है ना, उनमें एडाप्टेशन का गुण होता है, और जिस इन्वायरमेंट में वो है वहाँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि सरवाइव करने के लिए, उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में पहले से वो थे, और वहाँ से अगर उनको दूसरे इन्वायरमेंट में भी ले जाते हैं तो उनमें वो खुद को सरवाइव कराने के लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एडाप्टेबिलिटी की कोशिश करते हैं, उसमें मैक्सिमम एडाप्टेशन की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को सरवाइव करा पाए। हाँ, ये अलग की बात है कि जब आप ऐसे जीव जंतुओं को देखते हैं जिनका आप कहते हैं वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो उनमें उनके शारीरिक संगठन और जिस तरीके की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से एडाप्टेशन की कैपेबिलिटी जो है
वो वैरी करती है। जैसे आप कहें कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, या पेड़ पौधों की अगर बात करें सबसे पहले तो पेड़ पौधों के साथ क्या है कि वो एक निश्चित वातावरण और निश्चित कंपोनेंट्स के साथ ही खुद को सरवाइव रख पाते हैं। पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनमें एडेप्टेबिलिटी बहुत ही निम्न स्तर की होती है, बहुत ही कम वो एडेप्टेबल होते हैं, है ना, उनमें एडेप्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में जो उनका शरीर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वो एक निश्चित तापमान के अंदर एक निश्चित वातावरण में ही खुद को सरवाइव रख पाते हैं। आप देखें किसी गर्म प्रदेश के पौधे को अगर ठंडे प्रदेश में ले जाकर लगाया जाए तो वो पौधा वहाँ पर फ्लॉरिश नहीं कर पाता। पौधे को किसी विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए, उस मिट्टी में ही वो उगता है। अगर उसको दूसरे प्रकार की मिट्टी मिल जाए तो वो उसमें नहीं उग पाता। आपको क्या करना पड़ता है? उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे पौधे को जो वहाँ पर जो पौधा उग रहा हो अगर उसको लाकर किसी शुष्क स्थान पर लगा दिया जाए तो वो सरवाइव नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जी। मनु, आज क्लास शुरू हुई है। सबसे पहले तो आपको हेलो है, और देखिए आज क्लास शुरू हुई है तो हम एक एक करके बात करेंगे कि हर एक टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है। अगर आपको पता हो, हम लोगों ने बात की थी अभी कुछ दिनों पहले, एक कॉमन हम लोग लाइव आए थे सभी लोग, तो वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए स्पेशल सेशंस रखेंगे। तो उन स्पेशल सेशंस के साथ जो है वो हम आपके साथ रूबरू होंगे, और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर आपके सारे जो क्वेरीज़ हैं उनको हम डिटेल्स में एड्रेस करेंगे, ठीक है। हेलो रवि जी, बहुत अच्छा, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा। हेलो जयदेव। सो आइए बात करते हैं जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि एडेप्टेबिलिटी जो है ना, वो एडेप्टेबिलिटी पौधों के साथ बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो मनुष्यों की तो उनमें एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये एडेप्टेबिलिटी जो है ना, आप देखो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल एडेप्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि आप अंदर से वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हैं, है ना, धीरे धीरे आप में वो चेंजेस आ जाते हैं। और एक एक्सटर्नल एडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब आप बाहर से कुछ ऐसा करते हैं कि आप उस तरीके के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। जनरली अगर हम बात करें तो जो एक्सटर्नल एडेप्टेबिलिटी है, खासतौर जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा कि अगर हम इंडिया वालों को उठाकर रशिया ले जाया जाए, जो कि हाई लैटिट्यूड वाला एरिया है ना, एक बहुत ही ठंडा इलाका है, तो सबसे पहले रशिया में हम खुद को सरवाइव करा पाए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हेलो जयदेव। ओके, रशिया में हम खुद को सरवाइव करा पाए इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से ही तैयारी करके जाते हैं, है ना। वो तैयारी क्या है? वो एक्चुअली एक्सटर्नल एडाप्टेशन है। हमने क्या किया? हमने स्वेटर्स ले लिए, हमने जैकेट्स ले लिए, हमने वार्म इनरवियर्स ले लिए, मफलर ले लिया, कैप ले ली, टोपी ले ली, मतलब जो भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता है, हम चूंकि पेड़ पौधों की तरह नहीं है, वेजिटेशंस की तरह नहीं है ना। हमें नेचर ने कुछ ऐसा बनाया कि हमें चीज़ों का सेंस बहुत ज़्यादा है ना। बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में हमारी जो सेंसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें चूंकि चीज़ों का सेंस है, हम उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडाप्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा, अब ये जो हम तैयारी करके जा रहे हैं सरवाइव करने के लिए, ये क्या है? ये हमारे लिए एक्सटर्नल एडाप्टेशन के मीन्स है, ये हमने बाहर से यूज कर लिया। इंटरनल एडाप्टेशन कैसा होगा? इंटरनल एडाप्टेशन कैसा होगा? अब इंटरनल एडाप्टेशन को समझने के लिए हम क्या करें कि सपोज करें हम फीडिंग हैबिट की बात कर लें, है ना। हमारे देश में जिस तरीके के खान पान का प्रचलन है, हम जिस तरीके से अपनी फीडिंग हैबिट हमने बना के रखी हुई है, तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग, हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा शरीर जो है उसमें
जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलरली डाइजेशन की बात करें तो हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर आराम से खा लेते हैं उनको आराम से पचा भी लेते हैं और उनसे जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलना है वो मिल जाता है। क्लियर है? अब अगर हम ऐसे देश में पहुंच गए जहां बहुत ठंडक है, वहां पर हमें सबसे पहले तो एक्सटर्नल जो हम लेकर गए वो ठीक है, लेकिन हमें अपने फीडिंग हैबिट में चेंज करने की ज़रूरत है। फीडिंग हैबिट में क्या चेंज करना है कि हमें जो चीज़ें खानी हैं वो चीज़ें क्या हों, गर्म चीज़ें हों, है ना, ताकि हमारा शरीर जो है वो अंदर से भी खुद को इस तरीके से एडाप्ट कर पाए ताकि इस ठंडे एनवायरनमेंट में भी खुद को हम सरवाइव करा पाएँ। अच्छा, जब आपने ऐसी चीज़ों को खाना शुरू किया, जिन चीज़ों को आप बोल रहे हैं कि वो गर्म है, जिनको नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हम गर्म प्रदेश के लोग हैं, तो अब वहाँ पहुँचे तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हम एक फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनिशियली हो सकता है कि वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इनिशियली वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन आप कुछ मेडिसिन्स लेकर, है ना, कुछ दवाइयाँ लेकर या कुछ ऐसे फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह है जिनको कर कर उनको धीरे 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 एडाप्ट करा लेते हैं कि वो अब वहाँ की चीज़ों को जो कि आपको यूटिलाइज करनी है खुद को सरवाइव करने के लिए, वो धीरे 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 वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगर लिविंग बीइंग है तो हम में एडाप्टेबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, और इसलिए हम जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे क्या रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस किया कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, जीव क्या है, लिविंग बीइंग्स क्या है। दूसरा मैं आपसे बात कर रहा था उनका इन्वायरमेंट। अब ये जो इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण हमारे लिए क्या है, जब भी हम अपने सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो वही हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वही हमारा इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट में आप हमेशा जीवों के साथ साथ जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको भी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी उपलब्धता भी जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना उन नॉन लिविंग थिंग्स के किसी भी लिविंग बीइंग का, किसी भी जीव का जीवित रह पाना संभव नहीं है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, जटिल ज़रूर है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे हैं, उन्हें जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए जितनी भी सामान्य शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी कॉमन फिजिकल प्रोसेसेस हैं, उन सारे फिजिकल प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए कई सारी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर उन्हें रेस्पिरेशन करना है तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। भाई वेजिटेशन जो रेस्पिरेशन करेंगे उसमें क्या है, हमारी तरह ही वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अगर उन्हें भोजन बनाना है, अगर उन्हें फूड लेना है, तो फूड लेने के आधार पर, उसके बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, स्वपोषी हैं। उनमें नेचर ने ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपना फूड, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और इसके लिए वो जिस फिजिकल प्रोसेस का, जिस शारीरिक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं वो है क्या, वो शारीरिक क्रिया है उनकी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कैरी करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए भाई, तो उनको चाहिए सबसे पहले तो सनलाइट की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा।
भाई आपने तो टर्म ही यूज किया ना, प्रकाश संश्लेषण, यानी ऐसी शारीरिक प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होनी है। तो सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नेसेसरी है। क्लियर? सनलाइट के अलावा क्या है, तो उनको एनवायरमेंट से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए, तो उनको चाहिए ग्राउंड से वाटर, जो कि वो अपने रूट्स से कैरी कर लेंगे। और इसके अलावा उनको चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के खनिज चाहिए, जिन खनिजों को वो पानी के साथ ही जड़ के द्वारा ही ऊपर ले जाएंगे, पत्तियों तक पहुंचाएंगे, और वहां पर फिर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे उसको अवशोषित करेंगे एनवायरमेंट से, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो, क्या सनलाइट में लाइफ है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिविंग हो सकता है? नहीं। वाटर लिविंग है? नहीं। मिनरल्स लिविंग है? नहीं। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो क्या पौधा अपना भोजन बना सकता है? नहीं ना, नहीं बना सकता। तो इसका मतलब कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, उनके साथ एक संबंध स्थापित करता है, तो वो संबंध इसलिए स्थापित कर रहा है क्योंकि उसे खुद को जीवित रखना है। और जब आप जीव बने रहेंगे तभी आप इस तरीके के संबंधों का अध्ययन भी कर पाएंगे। अन्यथा होगा क्या? अन्यथा ये होगा कि चीजें एक बार शुरू जरूर हुई लेकिन एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगी, फिर अध्ययन की क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसलिए एक कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप जो है वो जीवों और उनके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ लगा रहता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम दोनों चीजों की बात करते हैं। एनवायरनमेंट में लिविंग बीइंग भी है, नॉन लिविंग बीइंग भी है। तो अगर आप किसी एक जीव के एनवायरनमेंट की बात करें कि उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या है, तो उसके एनवायरनमेंट में देखो, ये जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं ये तो है ही हैं। ये सिर्फ यही नॉन लिविंग चीजें नहीं है, इनमें और भी कई सारी चीजें जो हम जोड़ सकते हैं, उसको मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा आपसे, कंपोनेंट्स जब बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जीव जो है वो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत कॉमन से एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने एक विशेष प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा होगा, पौधे के ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना। हिंदी में जो है उनके लिए मैं जो शब्द यूज कर लूं, चलो इसको बोल देता हूं गांठदार पौधे। गांठदार पौधे क्या है भाई? ये गांठदार पौधे लेग्यूमिनस प्लांट्स। कैन एनीवन टेल मी व्हिच काइंड ऑफ प्लांटेशंस आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स? कैन एनीवन टेल? कोई बता सकता है मुझे? कई लोग जो उपस्थित हैं, क्लास देख रहे हैं, प्लीज बताएं मुझे एक बार, लेग्यूमिनस प्लांट्स किसे बोलेंगे? जयदेव है, ऊपर अमित है, शायद अंकित, अनमोल भी है यहां पर, कुमार गौरव, मनु सिंह, शुभम, प्रवीण, पिंटू, जो भी लोग उपस्थित हैं आंसर करें प्लीज। किसी ने सुना है लेग्यूमिनस प्लांट्स? नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। नहीं, थोड़ा सा इसको इंफॉर्मेशन को करेक्ट करेंगे प्रवीण। और कोई भी बताए जरा। मनीष कुमार, बैम्बू? अरे नहीं 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 नहीं, बैम्बू अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे मनीष तो वहां पर इसको ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है। बैम्बू जो है ना, इसको ग्रास की कैटेगरी में, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स नहीं है। चले, और कोई भी? अभी हम बात करेंगे इस पर, लेकिन देखिए अच्छा मुझे ये लगता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। मैंने हमेशा आपसे ये बात की है कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ऐसे क्या होगा, देखो क्या होता है, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आपको चीज बताता हूं। चीजें जब ना याद नहीं होती आपको,
आपको कोई चीज़ सपोज किया कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, आपको मैं एक चीज़ कहता हूं कि आप क्या करो, उस क्वेश्चन को किसी दूसरे से पूछो। आपका दोस्त है कोई, इवन सपोज कि आपके घर में ही कोई है, आपने उससे पूछ लिया। अगर दोस्त से पूछा है, सपोज किया दोस्त भी आपके साथ पढ़ता और उसको पता है, तो देखो क्या होगा। अगर आपने उस दोस्त से पूछा, अच्छा वाला होगा तो वो आपसे सीधे सीधे उसका आंसर दे देगा, आपको पता चल जाएगा। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपको आंसर तो कर सकता है लेकिन साथ के साथ आपका मजाक भी उड़ा जाएगा, और ये भी कोशिश करेगा कि आपने अगर उससे एक बार प्रश्न पूछा है, 2 बार प्रश्न पूछा है, 3 बार प्रश्न पूछा है, तो वो आपको भी, और अगर उसने तीनों बार उत्तर दे दिए तो वो ये भी कोशिश करेगा कि आपको थोड़ा सा डीमोरलाइज करने के लिए वो क्वेश्चंस आपसे पूछे। बट इसको आप थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना। पॉजिटिव वे में इसलिए लेना कि जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे और आप उसका आंसर नहीं दे पाओ, तो आप उससे ये जरूर पूछ लेना, भाई ये भी बता दे, तुम तो बहुत बड़े जानकार हो, तुम ये बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो आपको आंसर अगर दे दे तो देखो इससे फायदा क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में चुभ जाएगा। अगर आपके किसी प्रिय व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में चुभ जाएगा, उसका आंसर आपको कभी नहीं भूलेगा। ये साइकोलॉजी वाली बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और ये दोस्त सब जगह चलता है, ठीक है। तो इसलिए ना पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछा, प्रश्न का आंसर देने की कोशिश की, आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, अरे एक आंसर गलत हुआ ना, एक आंसर गलत हुआ ना, लेकिन क्या है, उससे हमें डरना नहीं है। 2 गलत होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन क्या होगा, आप में अवेयरनेस आएगी। जो 5 गलत हुए उनके आंसर तो आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन अवेयरनेस जो आ जाएगी उससे आप आगे वाले के आंसर के लिए खुद को तैयार करेंगे, और ये आपके लिए एक पॉजिटिव काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो मैंने आपसे पूछा है लेग्यूमिनस प्लांट, रवि जी ने एक आंसर दिया है बीन्स प्लांट्स। अब मैं रवि जी से भी ये कहना चाहूंगा कि जो बीन्स के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जनरली उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के कैटेगरी में सबको नहीं रखते। कुछ बीन्स प्लांट्स ही ऐसे हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, यस, प्रवीण ने ढूंढकर बताया मुझे पल्स वाली प्लांट होती हैं शायद। नहीं प्रवीण, बिल्कुल सही बताया आपने। पल्सेस गिवन प्लांट्स जो होती है ना, पल्स देने वाली प्लांट्स, यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं, उन्हीं को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यह बताने जा रहा था कि अब चूंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात कर ले। देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जड़ों में विशेष प्रकार की गांठें पाई जाती हैं। जड़ पर क्या होता है, छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों को ही बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बोलते हैं लेग्यूम्स। क्या बोलते हैं भाई? लेग्यूम्स बोलते हैं। और ये जो लेग्यूम्स होंगे, ये जो गांठें होंगी, इसी की वजह से इनको क्या बोला गया? लेग्यूमिनस बोला गया। वैज्ञानिकों ने, खासतौर से जो वनस्पति विज्ञानी थे, जब उन्होंने ऐसे पेड़ों के जड़ों का अध्ययन किया जिसमें इस तरीके की संरचनाएं मिली जिनको लेग्यूम्स बोला, तो उन्होंने ये पाया कि सामान्य रूप से ये जो पौधे हैं, ये वो पौधे हैं जो कि दाल देते हैं, जिनसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस जो हैं, जी बिल्कुल गौरव एकदम सही है, दलहन वाले पौधे, तो जिनसे दालें मिलती हैं वो क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंतर्गत है। हम बहुत सारी दालें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक छोटी सी जानकारी दूंगा, इसको आप थोड़ा सा अपडेट करेंगे खुद में। हम कॉमनली जो दाल यूज करते हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा दाल यूज की जाती है इंडिया में, वो कॉमन दाल है सबसे ज्यादा, वो है अरहर की दाल, जो आप तुअर की दाल भी बोलते हैं, कई जगह पर तुअर की दाल भी बोलते हैं, है ना। जितने भी दाल के पौधे हैं, चाहे आप ग्राम की बात करें, चने की, मटर की आप बात करें, है ना, ये मूंग की बात करें, जितनी भी अलग अलग दाने हैं, उन दालों के अलावा, और बीन्स में भी कुछ आ जाएंगे मैंने बताया जैसा कि,
जो सबसे कॉमन दाल आप यूज करते हैं अरहर की दाल, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये अरहर की दाल वाला जो पौधा ये लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, इसमें लेग्यूम नहीं पाया जाता। तो वो एक आपको बताऊं मैं, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को, ठीक है। जो सबसे कॉमन दाल हम यूज करते हैं, जब भी हमसे लेग्यूमिनस प्लांट्स पूछा जाता है हम दाल वाले पौधे फटाफट बोल देते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन दाल हम यूज करते हैं उसी को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स में नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां की उस दाल की जड़ों में जो है वो लेग्यूम्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम ये कहें कि इन्वायरमेंट में जब इंटरेक्शन होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन नॉन लिविंग चीजों से ही नहीं होता, लिविंग चीजों से भी होता है। अब यहां पर मैं जब एग्जांपल दे रहा हूं लेग्यूमिनस प्लांट्स का, तो इस लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी अपना भोजन बनाने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता तो है ही। ये क्रॉस मैंने कुछ दूसरी चीज बताने के लिए दिया था, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो सनलाइट की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, तभी वो अपना भोजन बना पाएगा। लेकिन आपसे मैं एक छोटी चीज कहना चाह रहा हूं राहुल, बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, PCS SDM बैच 1 की भी क्लासेस ऑनगोइंग होंगी, कॉन्टिन्यूअस होंगी। आप एक बार टाइम का थोड़ा सा इशू अभी हुआ था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया है। रवि सर से एक बार आप बात कर लें, रवि सर आपको क्लियर बता देंगे कि किस टाइम की में वो क्लासेस ऑन एयर रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप फिक्र नहीं करें, हम पूरी तरीके से अवेयर हैं। PCS SDM बैच की जो भी ऑनगोइंग क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। चलिए, आप परेशान नहीं हो राहुल, ठीक है, हम बिल्कुल अवेयर हैं आपकी क्लासेस के लिए भी। ओके, तो मैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात कर रहा था। अब देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो गांठें हैं उनकी जड़ों में, इन गांठों में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, जिन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे भाई? नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु, इनका काम क्या है? इनका काम है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है, उस उपस्थित नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया अवशोषित करते हैं, उसको ये कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे कंपाउंड में, और उसको मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, है ना। मिट्टी में, सॉइल में इनका फिक्सेशन करते हैं। जो प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और इसमें काम कौन कर रहा है? ये खास प्रकार के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल जो गौरव ने लिखा है, थैंक यू गौरव, आप सब लोगों को पता है। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज राइजोबियम, है ना। इसके अलावा एजेटोबैक्टर भी जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बट राइजोबियम इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। सो राइजोबियम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो राइजोबियम जो है वो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में रह रहा है, और वहां से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको दूसरे कंपाउंड्स में चेंज करता है, और उसके बाद नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल में। अब ये जो प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड भी उन्हीं मिनरल्स के साथ क्या होंगे? प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे, और तब प्लांट्स उनको यूटिलाइज करके नए तरीके के फूड का फॉर्मेशन करेगा, नए तरीके के कंपाउंड्स बनाएगा। अब यहां से आप थोड़ा जोड़िए चीजों को।
दाल आप खाते हैं, जब पल्सेस का यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है? कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, कौन सा पोषक तत्व मिलता है? बताएं भाई। सब बहुत ही कॉमन पता है सबको, क्या मिलता है भाई उससे? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन जो है इसको जब हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है। किसका? प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। अमीनो अम्ल का क्या है? पॉलीमर है। और ये जो एमिनो एसिड है इसमें क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? एमीन ग्रुप। इट कैरीज एमीन ग्रुप। और जब एमीन ग्रुप होगा, ठीक है भाई, जब एमीन ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, आप देखो नेचर ने क्या किया है हमारे साथ कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो संयोजन हो रहा है, इस तरीके से ये एक प्रॉपर कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? पौधे कर रहे हैं। एमिनो एसिड्स। NH3 तो अमोनिया हो गया गौरव, ठीक है, NH3 अमोनिया हो गया। एमीन ग्रुप जो है वो है NH। अब ये NH जहां जहां जुड़ेगा उसकी बॉन्डिंग के साथ अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो नेचर ने हमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें से कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली फॉर्म होते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। मैं थोड़ी सी आपके साथ बायोलॉजी भी यहां डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं ना दोस्त, तो वहां पर हमें ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए, वहां पर हमें बायोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, जीव विज्ञान भी हमें पता हो और भूगोल भी पता हो। तो ये जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, चूंकि इसमें जीवों को भी समेटा गया तो जीव विज्ञान से अछूते नहीं रह सकते। और चूंकि इसमें जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूं, मिनरल्स आएंगे सॉइल से, वाटर की बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मिल रही हैं, इसलिए ज्योग्राफी भी जानना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि यहां जब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें, अच्छा मैं था एमिनो एसिड पर, तो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर इन नेचर। सम एमिनो एसिड्स आर फाउंड, अबाउट 10, राइट, are found inside our body and they are actually synthesized in our body। वो वहीं पर synthesize हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। वो क्या है? गैर आवश्यक। अनावश्यक नहीं बोलेंगे, अनावश्यक बोल दिया तो इसका मतलब क्या कि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, गैर आवश्यक बोला। क्यों गैर आवश्यक बोला? क्योंकि ये ऐसे अमीनो अम्ल है, ऐसे एमिनो एसिड है जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उनको बोल दिया नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी के बच गए, है ना, जो बाकी के अमीनो अम्ल बच गए जो कि हमारी बॉडी नेचुरली सिंथेसाइज नहीं करती है, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल्स। अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थों से उन्हें लेना पड़ता है। और ये जो खाद्य पदार्थ होंगे वो खासतौर से उनसे अमीनो एसिड हमें मिलेगा जो कि प्रोटीनस हैं, जिनमें प्रोटीन बना हुआ है। तो वो प्रोटीन जो अब हम लेंगे और वो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर आके प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा, तो उसके डाइजेशन से हमें फिर लास्टली क्या होगा? आप डाइजेशन के प्रोसेस में जाते तो हर एक चीज अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है। जब प्रोटीन टूटेगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म उसका क्या होगा? एमिनो एसिड। और वो एमिनो एसिड फिर हम यूटिलाइज करेंगे। तो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स का एनवायरनमेंट हम देखेंगे तो उनके एनवायरनमेंट में उनको सरवाइव रखने के लिए उनको अपने एनवायरनमेंट में उपस्थित न सिर्फ नॉन लिविंग चीजों की आवश्यकता है, बल्कि वहां पर उपस्थित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी भी आवश्यकता है। और देखो इसमें मैंने लिखा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात हम करेंगे। रिलेशनशिप तो है, कैसा रिलेशनशिप है? एक वर्ड यहां छूट गया, अगर आप उसको ऐड करें यहां पर तो इसको आप लिखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप? रेसिप्रोकल, अन्योन्याश्रय संबंध। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा चल रहा है।
अगर एक को दूसरे की आवश्यकता है तो दूसरे को भी पहले की आवश्यकता है, बिना उसके दूसरा वाला भी क्या होगा, सरवाइव नहीं होगा, खुद को बनाए नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड इट्स शेल्टर इनसाइड द व्हाट, इनसाइड द प्लांट्स, और उसके साथ साथ वहां से उसको फूड भी मिल रहा है, उसी तरीके से ओके प्रवीण का ये क्वेश्चन है कि अरहर लेग्यूम क्यों नहीं है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, अरहर ये तो अब नेचुरल आप कह सकते हैं कि क्रिएशन है ना, इसमें नेचुरली इस तरीके के लेग्यूम्स नहीं पाए जाते, इस तरीके की गांठें वहाँ नहीं पाई जाती, तो इसके बारे में कोई विशेष आप तर्क नहीं दे पाएंगे ना कि इसकी वजह से। अब बॉटनी में अगर बहुत अंदर जाए तो शायद पता वहाँ पर चल पाए कि ये लेग्यूम्स वहाँ डेवलप क्यों नहीं हो पाते, बट एक कॉमन जानकारी हमारे पास ये है कि लेग्यूम्स का डेवलपमेंट अरहर के जड़ों में देखने को नहीं मिलता। ये एक नेचुरल क्रिएशन है, तो उसमें हम सपोज कुछ नहीं कर सकते। नोड्यूल्स नॉट प्रेजेंट, वही उन्हीं नोड्यूल्स को, गांठों को ही जो है वो हम लेग्यूम्स बोलते हैं, तो इसलिए लेग्यूम्स नहीं है। लेग्यूम क्यों नहीं है, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स क्यों नहीं है ना, सही क्वेश्चन ये होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्यों नहीं है। ओके चलिए, तो हमने ये यहां पर देख लिया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है इनको किसी जीव की भी जरूरत है और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उसकी भी जरूरत है। ओके जी, चलिए, मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होते हैं, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम आयन का जो प्रेजेंस है वो मेरे ख्याल से वो तो क्लोरोफिल में होता है ना, मैग्नीशियम वहाँ पर क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो उसका मेरे ख्याल से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही भाई, कि हम जब इकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इस तरीके से एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की स्टडी करनी होती है, इन्वायरमेंट और किसके इन्वायरमेंट की, जीव के साथ उसकी। ओके, चलिए, अब जब यहां से इतनी चीजें समझ में आ गई, इकोलॉजी में हम ये अध्ययन कर रहे हैं, इस तरीके का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, तो साथ के साथ हम फिर ये भी देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण को लेकर हमारी क्या जानकारी है। अभी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, तो अगर हमें इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में जानकारी लेनी हो तो हम पर्यावरण को कैसे समझ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पर्यावरण को परिभाषित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो हमें पर्यावरण में मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे, उनको हमें समझने के लिए दो नए टर्म यूज़ करने हैं, और वो टर्म क्या है, जब हम लिविंग की बात करेंगे तो हम टर्म यूज़ करेंगे बायोटिक, और जब हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो हम टर्म यूज़ करेंगे एबायोटिक। ठीक, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट की बात करें कि इन्वायरमेंट क्या है। पर्यावरण। चले भाई, तो पर्यावरण जो शब्द है, मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट का मतलब क्या, जैसे कई बार आप बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं कि भाई आसपास का इन्वायरमेंट सही नहीं है, यहाँ नहीं रहना है। ठीक है भाई, यहाँ पर अपार्टमेंट में रहना क्यों आए, यहाँ ओके, सराउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, गुड गौरव। सो इस इन्वायरमेंट में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट सही है। यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट सही है, फेवरेबल है। सो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट का मतलब हो गया क्या, इन्वायरमेंट का मतलब हो गया आपका सराउंडिंग, आपके आसपास की स्थिति। ठीक है, सो सीधे सीधे हम कह सकते हैं एवरीथिंग that surrounds an organism is called
इट्स इन्वायरमेंट। किसका इन्वायरमेंट? ऑर्गेनिज्म का, है ना, इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। हर वो चीज जो किसी जीव को चारों तरफ से घिरती है, जो उसके सराउंडिंग में पाई जाती है, जीव का मतलब यहां पर इंडिविजुअल से है, जैसा गौरव भी बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो उसका इन्वायरमेंट है, वो उसका पर्यावरण है। अब इस इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑब्लिगेट फॉर्म में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और उसके साथ साथ ऑब्लिगेट फॉर्म में उन चीज़ों पर भी डिपेंडेंट है जो उनके इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग फॉर्म में पाई जा रही है। यानी जब आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के कंपोनेंट्स की बात करते हैं और उन दो तरीके के कंपोनेंट्स को हम लिखेंगे यहां पर कंपोनेंट्स। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसा लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। टू ग्रुप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। है ना, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट के दो ग्रुप हैं, ठीक है। गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के दो ग्रुप हैं, कौन कौन से? तो एक तो है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, इनको बोलेंगे जैव घटक। और दूसरा लिखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, इनको लिखेंगे अजैव घटक। देखिए सीधे तौर पर तो आप एक चीज मानकर चले कि जब आपने बायोटिक बोला यानी वो लिविंग होंगे, जब आपने एबायोटिक बोला यानी वो नॉन लिविंग होंगे, है ना। और जब भी आप इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो दोनों चीजों की बात की जाती है। आई एम गुड आशीष, आई एम गुड। सो जब भी आप बात करते हैं तो दोनों चीजों की बात करते हैं कि भाई वहां पर लिविंग भी है और वहां पर नॉन लिविंग भी है, ठीक है भाई। तो लिविंग में क्या क्या, हम जब लिविंग की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे कॉमन, किसी से भी पूछे भाई लिविंग कौन, तो सबसे पहला एग्जांपल आता है एनिमल्स, जंतु। एनिमल्स यानी जंतु। अब जंतु में देखें बायोलॉजी के हिसाब से बताओ तो ह्यूमंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स, है ना, हम भी एनिमल्स ही हैं। और वैसे भी हमारी तो परिभाषा ही है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मानव जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो हम है प्राणी भाई, हम एनिमल की कैटेगरी में ही है, ठीक है, बायोलॉजी के हिसाब से। एनिमल्स के अलावा क्या, एनिमल्स के अलावा प्लांट्स, पेड़ पौधे या वनस्पतियां। और एक चीज आपको बताऊं मैं, whenever we decided that we have to study living beings in a separate branch, है ना, we have to study living beings in a separate branch. So first of all we actually observed the living beings in two forms only. Initially हमने दो ही फॉर्म्स की बात की है। कौन कौन से दो फॉर्म हुए भाई? तो एक फॉर्म हुआ हमारे पास प्लांट्स का, दूसरा हुआ एनिमल्स का। और ये आज से नहीं है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो बायोलॉजी में बताया जाता है बायोलॉजी के जनक कौन, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू आशीष, थैंक यू, ये सब आप लोगों का प्यार है, अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कहते हैं। लेकिन देखो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी ये जो कोशिश रहती है कि हम चीज़ों को अच्छे से बता पाएँ आपको, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, जिसकी वजह से आप ऐसा लिखते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रयास है वो सफल तब कहा जाएगा जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाएं जिस मंजिल के लिए हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, गुड। सो गौरव का आंसर आया है एरिस्टोटल, अरस्तु। आपको याद होगा आप सब लोगों को
कि बायोलॉजी के फादर जो है वो एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल ने भी इनिशियली जब ऑब्जर्व किया और एरिस्टोटल ने ये बताया कि भाई लिविंग बीइंग्स को स्टडी करने के लिए साइंस में एक अलग ब्रांच होनी चाहिए, जिस ब्रांच के में हम लिविंग बीइंग्स की स्टडी करें, तो वो उन्होंने भी यही बताया था कि भाई दो ब्रांचेस होने चाहिए, दो तरीके के लिविंग बीइंग्स है, इनकी स्टडी होनी चाहिए, एक है एनिमल, दूसरा है प्लांट। क्योंकि जब अरस्तु की बात की तो अरस्तु का जमाना वो जमाना था जब भाई साहब माइक्रोस्कोप तो था नहीं कि छोटे सूक्ष्म जीवों को भी देख पाए, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको जीव मानने से भी लोग ये होते थे, जैसे ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर अगर फंगस उग जाए तो लोगों को क्या पता कि भाई फंगस क्या है, क्योंकि उनको ना वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ना खाना खाता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, ये जरूर था, डेवलपमेंट एक दिखाई दे रहा था, बढ़ता हुआ वो जरूर प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगा कि भाई चीज जो है वो स्टेल फॉर्म में जा रही है, सड़ रही है, इसलिए कुछ डिफरेंस आ रहा होगा उसमें। तो ओवरऑल इनिशियल जब बायोलॉजी हुआ तब भी लोगों ने दो ही चीजों की बात की, या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, और ह्यूमन को भी चलिए एनिमल्स में रख देते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आ गई, लेकिन आगे चलकर फिर जब आप बात करते हैं तो अभी यहां पर आपको जैव घटकों के अंतर्गत और भी कई चीजें रखनी पड़ेंगी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर आप बात करेंगे तो आपको रखना पड़ेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं को, है ना। इसके अंतर्गत आप किसको रखेंगे? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आ जाएंगे इसमें। और इसके अलावा आपको फंगस वगैरह, जो फंजाई हैं, जो कवक हैं, जो फफूंद हैं, उनको भी आपको इसमें रखना पड़ेगा। आप उसको भी रख दीजिए कि भाई ये चीज़। हाँ प्रवीण, आप बताओ 384 से 322 बीसी एरिस्टोटल उस समय के दार्शनिक है, उस समय के फिलोसफर है। और एरिस्टोटल तो देखो आप उस जमाने के व्यक्ति हैं, ऐसे दार्शनिक हैं जिनको शायद ही कोई सब्जेक्ट हो जहां हम ना पढ़ते हो। अरस्तु हिस्ट्री में भी पढ़ लिया, अरस्तु सोशियोलॉजी में भी पढ़ लिया, अरस्तु फिलॉसफी में भी पढ़ लिया, अरस्तु ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया। यहाँ हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं अरस्तु को पढ़ने के, तो अरस्तु कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां हम अरस्तु को नहीं पढ़ते। आप सोचो किस स्तर के दार्शनिक होंगे जिन्होंने इस पृथ्वी के सारी चीजों को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उनको देखा, और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका बाद में चलकर लोगों ने उसमें कई सारे परिवर्तन किए, बहुत सारे बदलाव लाए, लेकिन उन्होंने एक वे दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि भाई आप इस चीज को ऐसे सोचो, ठीक है। तो खैर हम वहां पर अभी नहीं रहते। मैंने बताया आपको एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम किस में रखेंगे? इनको हम रख सकते हैं जितने भी तरीके के जीव हैं, यानी लिविंग बींग्स है। अब जैसे प्लांट्स की बात की तो प्लांट्स में भी हम दोनों तरीके के प्लांटेशंस को रखेंगे, है ना। इसमें हम ग्रीन प्लांट्स को भी रखेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स को भी रखेंगे, अलग अलग तरीके से, है ना। तो सब चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। एक यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोलॉजी के हिसाब से एक ऐसी चीज भी है जो हम ना लिविंग में रख पाते हैं ना नॉन लिविंग में रख पाते हैं। वो क्या है? तो सीधा सीधा टर्म आता है, आप लोगों में से याद भी होगा, आई होप, वो है वायरस। वायरस जो है इसको हम नॉन लिविंग में भी नहीं रख पाते और लिविंग में भी नहीं रख पाते। इसको हम बायोलॉजी के हिसाब से बताते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ व्हाट? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है? ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो चूंकि विषाणु में इस तरीके के गुण हैं जिसके कारण ना इसको हम लिविंग में रख पाते ना नॉन लिविंग में। ऐसा इसलिए है क्योंकि विषाणु जब तक किसी जीव के, किसी लिविंग बीइंग के शरीर से बाहर है तब तक
तक वो निर्जीव की तरह ट्रीट होता है। निर्जीव की तरह इसलिए ट्रीट होता है, और निर्जीव कहने का जो वजह है वो कई सारी है। सबसे पहली तो वजह ये है, मैंने अभी आपसे जब लिविंग बीइंग की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि किसी भी चीज को आप लिविंग तब बोलोगे जब उसके बॉडीली ऑर्गेनाइजेशन को आप बताते कि ये सेल्यूलर है, ये कोशिकीय है। तो कोशिकीय संगठन होना चाहिए। जय हिंद जतिन, जय हिंद जय हिंद, स्वागत है बहुत आपका। ओके, सो मैं ये बात कर रहा था कि लिविंग जब आपने बोला तो आपको देखना है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, और फिर मैच किया। क्या जीवाणुओं में कोशिकाएं हैं? बिल्कुल हैं, एक कोशिकीय जीव है। क्या फंगस में कोशिकाएं हैं? बिल्कुल हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, कई सारी कोशिकाएं हैं। क्या प्रोटोजोवंस जो है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, कोशिकीय है? बिल्कुल है। तो ये सारे किस में आ गए? लिविंग में आ गए, जीव में आ गए। विषाणुओं में ऐसा नहीं है, उनका शारीरिक संगठन यानी जो बॉडीली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नॉट सेल्यूलर, वो कोशिकीय नहीं है। तो विषाणुओं को क्या बोलते हैं? वायरसेस आर ओनली क्रिस्टल्स, वो क्या है? कण हैं। और कणों को आप किस तरीके से देखते हैं? कणों को आप देखते हैं नॉन लिविंग की तरह, है ना। कण क्या है? नॉन लिविंग है। आप कणों को मिलाकर उनका जो एक पूरा जो कहते हैं कि एक लंप बना सकते हैं, है ना, उनको पूरा इकट्ठा कर सकते हैं। तो वायरस को भी इकट्ठा किया जा सकता है। ओके, लेकिन वायरसेस को क्या कहते हैं? वायरसेस को यह भी कहते हैं कि जब ये जीव के शरीर में प्रवेश कर जाए, जब ये जीव के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वहां वो जीवों के जेनेटिक मेकअप का यूज करके और जीवों में जो न्यूट्रिशन है, वहां पर जो उनके फिजिकल प्रोसेसेस हैं, उनका यूज करके वो खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब आपको यह भी पता है कि जब आप लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैं बताता हूं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी चीज को लिविंग बीइंग होने के लिए, वो है उनका रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स लिविंग बीइंग्स हैव एबिलिटी टू मेक अदर ऑर्गेनिज्म लाइक देम, है ना, अपनी तरह के ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता होती है लिविंग बीइंग में। और ये आप कई फॉर्म में देख पाते हैं। अब इस रिप्रोडक्शन के तो कई रूप हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में भी कई सारे फॉर्म हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। खैर, अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि एक जीव में अपने ही तरीके के दूसरे जीव को बनाने की क्षमता है। तो अगर एक वायरस को अपने ही तरीके के दूसरे वायरस को बनाने की क्षमता आ जाए तो वो तो फिर लिविंग की तरह एक्ट करने लगा। तब आप इसे क्या कहोगे? लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? भाई नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक लिविंग की तरह एक्ट कर रहा है, तब आपको लिविंग कहना पड़ता है उसको। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि वायरस को आप देखो भाई, उसको आप नॉन लिविंग भी नहीं कह पा रहे हो, उसको आप लिविंग भी पूरी तरीके से नहीं। जब तक बाहर है तो नॉन लिविंग है, जब अंदर आ गया तब लिविंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो फिर आपने वायरस को रख दिया एक अलग कैटेगरी बना के, उन्होंने कहा कनेक्टिंग लिंक इसे बोलेंगे। इट इज अप टू बायोलॉजी। ये कहां तक है? बायोलॉजी तक। लेकिन जैसे ही आप आते हैं कहां? जैसे ही आप आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में, और वहां बोलते हैं भाई बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें रखना है, तो यहां पर हम फिर जो है वो वायरसेस को भी डाल देते हैं। ये मैं आपको बताऊं इसलिए क्योंकि देखो, वायरसेस तभी प्रभाव डालेंगे। वायरसेस कब प्रभाव डालेंगे? एनवायरमेंट में मौजूद वायरस ऐसे हमारे लिए किसी काम का नहीं है ना, फायदा नहीं पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, या किसी तरीके जो भी कर रहा हो, जब तक वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है, जब तक वो बाहर है, तब तक आप कहेंगे कि वो किसी काम का नहीं। जब वो जीव के शरीर के अंदर गया तब उसने ऐसे गुण प्रदर्शित किए, तब उसने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए जो कि प्रभाव डालते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं। अब हमारा जो
ख़ास तौर से वायरसेस के साथ जो कंसर्न रहा उसमें हमारे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे। उन वायरसेस की वजह से हमें हार्म हुआ, तो हमने कहा कि भाई वायरसेस ख़राब चीज़ है। और बायोलॉजी के हिसाब से वैसे भी बोलते हैं कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये एक तरीके के परजीवी है। ऑब्लिगेट देखो इसलिए बोला है, विशेष परजीवी के रूप में इसलिए इसको रखा है क्योंकि एक प्रकार का वायरस सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि एक ही प्रकार के जीव में जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो हमारे अंदर प्रवेश कर जा रहा है वो दूसरों के अंदर भी जाकर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करेगा या सेम तरीके के रोग पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। अभी सामान्य रूप से आप देखें जिस वायरस से हम इतनी टसल कर रहे हैं कि आज हम एक सामने खड़े होकर खुद एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, तो ये थ्रू कैमरा और थ्रू इंटरनेट हमें बात करनी पड़ रही है, कोरोना, ठीक है। तो अब ये वायरस है, आप देखें जिस जीव में था, जैसे बोला जा रहा है कि चमगादड़ में पाया गया, तो चमगादड़ में कोरोना के जो लक्षण थे कोरोना के से होने वाली बीमारी के, वो चमगादड़ में नहीं दिखाई दी। वो वायरस जब ट्रांसफर हो गया ह्यूमन में, तो उसने ह्यूमन के बॉडी में आकर मल्टीप्लिकेशन शुरू किया उस तरीके से और उसको हार्म करना शुरू किया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन पर पड़ना शुरू हो गया। हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस का वायरस किसको इफेक्ट डालता है? ह्यूमन के लिवर पर इफेक्ट डालता है। तो हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो ह्यूमन में आकर उस पर हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा HIV का वायरस है, कभी हमने ये सुना कि HIV के वायरस की वजह से जो एड्स हो रहा है वो ह्यूमन के अलावा दूसरे जीवों में हो रहा हो एड्स? ऐसा नहीं सुना ना। तो वायरसेस के साथ है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। वो क्या है? वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जिस जीव के बॉडी में जाकर वो अफेक्ट कर सकता है, जिस जीव के लिए वो बना है उसी जीव में जाकर वो अफेक्ट कर पाएगा, या किसी खास जीव के ही बॉडीली मेकअप का या उसके जेनेटिक मेकअप का इस्तेमाल करके वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाएगा। नेचर ने उसको इस तरीके का गुण दिया है। देखो तो सबसे पहला जो वायरस मिला था, आप लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं बताऊं आपको, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ये एक प्लांट वायरस है, ये एक पादप वाला विषाणु है और इसने टोबैको की जो प्लांट्स हैं उन पर इफेक्ट डाला और इसके इफेक्ट से क्या हुआ? टोबैको की जो लीव्स है वो क्या हो गई? कर्ल्ड हो गई, वो इस तरीके से कुंडलित रूप में देखने को मिली। तो ये उसने बीमारी कॉज की वहां पर। और ये पहला वायरस जब ढूंढा गया तभी ये बता दिया गया था कि वायरस जो है वो सब में नहीं इफेक्ट कर सकता, सब में इफेक्ट जो है वो नहीं डाल सकता। एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद आपके दिमाग में ये आ रहा हो। वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि वायरसेस जो है वो दूसरे जंतुओं में भी जाकर बीमारी पैदा कर रहा है। इस कोरोना की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक कॉमन चीज बताऊं कि अभी इसके बहुत बहुत सॉलिड साक्ष्य जो हैं, एविडेंस जो है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। इट इज बेसिकली seen just in form of certain symptoms in certain animals which are living in our environment or which are basically pet animals, है ना। तो उनमें कुछ ऐसा देखने को मिला है, लेकिन अभी रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं कि क्या एसेंशियली ये इफेक्ट डालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तब तो फिर बड़ा जीना बेकार हो जाएगा। भाई आदमियों को तो आप एक बार कह सकते हो, एक बार उनको पूरी तरीके से लॉकडाउन करके घर में बैठा सकते हो, जानवरों को क्या करोगे? लोगों को तो आप ये कह सकते हो कि भाई मास्क लगाकर चलो। अरे क्या होगा? बहुत ज्यादा अगले को बुरा लगेगा, आपको तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। कह तो सकते हो एक बार, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि कोई व्यक्ति ऐसा जिससे किसी उसके आसपास के जानवर में, तो जानवर से क्या कहोगे? वो मास्क लगा के चले, या उससे कहोगे कि लॉकडाउन हो गया भैया तुम अपना एक घर बना लो और वहीं रहो?
ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि वायरसेस के लिए हमने बोला ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बायोटिक कंपोनेंट्स में रखना हो तो हम वायरसेस को भी यहां पर इसी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनका जो इंपैक्ट है वो तभी देखने को मिलेगा जब आप बात करेंगे कि वो किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जा रहा है। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट पर, अजैव घटक पर। 4 घटक तो मैंने पहले ही लिखे थे, फटाफट उनको लिख लेते हैं। तो यहां पर एक तो मैं लिख रहा हूं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। एक लिख रहा हूं वाटर यानी कि जल। एक लिख रहा हूं सॉइल एंड रॉक्स, इसलिए क्योंकि इनसे मिलते हैं मिनरल्स, इनसे मिलते हैं खनिज पदार्थ, तो उनको यहां पर लिख रहा हूं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम सनलाइट, वाटर, सॉइल्स एंड रॉक्स, we can also include here what? We can also include here atmospheric gases, atmospheric gases, है ना। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं उनको भी आप इसी में रखेंगे। किसमें? एटमॉस्फेयर में, एबायोटिक कंपोनेंट में। तो यहां पर उनको भी डाल दिया। अब इनके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप और क्या क्या रख सकते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया गया कि आपके इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल टेम्परेचर या हीट का जो अमाउंट है, क्या उसका इफेक्ट भी जीवों पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो आप टेम्परेचर को भी यहां पर रख सकते हैं, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो। ऐसा क्यों भाई? देखो, इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट में जब आप बात करते हो तो ये टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो उस जगह पर जीव पाया जाएगा या लिविंग बीइंग पाया जाएगा उसके शरीर की बनावट कैसी होगी, उसमें किस तरीके की एडाप्टेबिलिटी होगी। नहीं, अगर हम ये कहते हैं कि कोनिफेरस प्लांट्स या कोणधारी पौधे जो हैं, है ना, आपने ऐसा नाम सुना होगा कि हमारे पास कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है जिसको टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है ये उन विशेष स्थानों पर पाया जाएगा जहां पर तापमान बहुत कम होता है और साथ के साथ बर्फबारी यानी स्नोफॉल की कंडीशंस पाई जाती है। लेकिन उस टेम्परेचर का भी एक पर्टिकुलर रेंज है। हेलो कमल। मैंने ये बताया आपसे कि टेम्परेचर का भी क्या है, एक प्रॉपर रेंज है। और ये एसडीएम बैच 2 है कमल, एसडीएम बैच 2 है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसकी वजह से आप देखें कि जो प्लांटेशंस की वैरायटी है उसमें कितना फर्क आता है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ के साथ वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ किस तरीके के प्लांटेशंस मिलते हैं, कहा जाता है ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन प्लांट्स, चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार पौधे या सदाबहार वृक्ष या वनस्पतियां मिलती हैं। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है कमल, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है। और मैं, अगर आप मुझसे परिचित हैं तो ठीक है, मैं कुमार अनुराग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन आपके लिए ले रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर क्या मिल रहा है, ब्रॉड लीव्ड क्या, एवरग्रीन प्लांटेशंस। थोड़ा सा और आप इक्वेटर से ऊपर की ओर आए, यानी पोल्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन, थोड़ी लीव्स छोटी हो जाएंगी, पौधे थोड़े बड़े, उनकी जड़ें भी बड़ी होना शुरू होंगी, है ना, इस तरीके के। आप अगर डेजर्ट वाले रीजन में चले जाए जहां टेम्परेचर बहुत हाई है और साथ के साथ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वहां पर आपको ज़ेरोफाइट्स मिल जाते हैं, वहां पर आपको थॉर्नी वेजिटेशन मिलता है, कंटीले वन मिलते हैं।
और उससे ऊपर थोड़ा आप जाएंगे तो टेम्परेट जोन में ही, है ना, उससे आप जो, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अवेयर्ड स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, कम से कम आप लोगों के साथ बने रहने से, जो पार्टिसिपेटिव हो, जो साथ में हमारे चर्चा का हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग उपस्थित रहते हैं और इस तरीके से आप जो है, आपके बने रहने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जब एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें टेम्परेचर भी एक होगा, क्योंकि क्या है, टेम्परेट जोन में ही थोड़ा ऊपर आ गए तो अब ये टेम्परेचर का वो रेंज मिलेगा आपको जहां पर हमें ये पता चलता है कि बर्फबारी होगी, और बर्फबारी होने की वजह से पेड़ों को अपनी पत्तियां बचाने के लिए एक ऐसे कोनिकल शेप लेना पड़ता है। उससे क्या होगा कि जब बर्फ की मार पड़ेगी पत्तियों पर तो पत्तियां टूटेंगी नहीं, वो नीचे चले आएंगे, और अगर टिके भी उस पर तो क्या होता है, थिक क्यूटिकल वाली जो लीव्स होती हैं, इसकी वजह से पत्तियां टूट नहीं पाती उस बर्फ की मार से, और वो बनी रहती हैं। देखो, पेड़ पौधों के लिए क्या है भाई, उनकी पत्तियां बने रहे, वही तो उनका किचन है, वहीं पर तो खाना बन रहा है, तो अगर वही टूट जाएंगी तो फिर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा शेप ले लिया। और जब आप ऐसे रीजन में चले जाते हैं जहां टेम्परेचर उस रीजन से भी कम हो और जहां परमानेंट स्नो की कंडीशन हो, वहां सॉइल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो वहां पर आप देखिए वेजिटेशन के नाम पर कुछ अलग ही तरीके की चीजें मिलेंगी, जैसे लाइकेन और मॉस जैसी वनस्पतियां मिल रही हैं। मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाओ कि टेम्परेचर को हम क्यों रखेंगे। कई सारे ऐसे पिछले सेशंस में स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने ये कहा कि टेम्परेचर क्यों, टेम्परेचर को तो ना कोई टच कर पाएगा ना छुपा, उसका इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या। तो इम्पैक्ट इस तरीके का मिलता है। ओके कमल, हम सेपरेट बात करेंगे। आपके पास जो नंबर है इंक्वायरी की, आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार उस पर कॉल करेंगे तो हम लोग बात करते हैं इस पर, है ना। ओके, जब फॉर्म आएगा तो बिल्कुल हम एक प्रॉपर सेशन लेके आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई अब आप फॉर्म डालिए, है ना। तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉपरली आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और टाइम टू टाइम, सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक स्टेट का पर्टिकुलरली बात करें, जो भी ख़ासतौर से हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जिनके फॉर्म आप सभी डाल सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको सूचित करेंगे। उसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे ताकि आप सभी को जो है वो उसका लाभ मिल पाए और आप टाइम पर सारी चीज़ें जो है वो कर पाए। ठीक है, चलिए। इस तरीके से टेम्परेचर को जो है वो हमने रख लिया। और क्या कर सकते हैं, तो देखो कई सारी चीजें इसमें, रीजन्स की टोपोग्राफी, किसी रीजन में जो उच्चावच मिल रहे हैं उसको भी आप, रिलीफ फीचर्स या टोपोग्राफी जो है उसकी, इसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब रीजन कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, डिजर्ट वाला रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल कमल, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आप दिल्ली पुलिस में हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आप उसके साथ साथ यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप पहले से सर्विस में हैं, और जब भी आप किसी सर्विस में होते हैं तो अपने सर्विस से हायर सर्विसेज के लिए आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप उसमें जो रिक्वायर्ड एज है उसके लिए एलिजिबल हो, है ना, उसके अंडर एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो टोपोग्राफी को आप रख सकते हैं। किसी भी चीज़ के बने रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एबायोटिक कंपोनेंट के रूप में। अगर आप देखें ग्रेविटी ना हो तो क्या सभी के सभी जीव इस तरीके से बने रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं बने रह पाएंगे। तो ग्रेविटी को भी आप इन एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा
हम यहाँ पर बात करेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात तो की ही की, इसके साथ विंड की भी बात करेंगे। अब आप करोगे विंड क्या? एटमॉस्फेरिक गैसेस तो ऑलरेडी लिख चुके थे। अगर वायुमंडल है ऊपर तो हमारे नजरिए में ये आता है कि भाई विंड को अलग से लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि विंड क्या है? विंड का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर, है ना। एयर जब ऐसे चलना शुरू हो जाए तो आप उसे बोलेंगे कि ये क्या है? विंड है। अब आपको मैं यहां पर बताऊं कि विंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको मिलता है वेजिटेशंस के पॉलिनेशन में, है ना। जब वनस्पतियों में परागण की स्थिति देखने को मिलती है तो आप क्या बोलते हो? उसमें एक बहुत बड़े एजेंट के रूप में काम करता है कौन? विंड, है ना। तो अगर विंड ना हो इन्वायरमेंट में, इस तरीके से किसी जीव के, खासतौर से वनस्पतियों के इन्वायरमेंट में अगर हवा न चले तो उनको परागण के लिए दूसरी चीजों पर भी आश्रित वैसे तो रहते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा आश्रित होना पड़ेगा। जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उनके इन्वायरमेंट में इंसेक्ट्स का होना भी जरूरी है, पौधों के इन्वायरमेंट में। विंड सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूटिलाइजेबल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है ना। सबसे ज्यादा अगर परागण की प्रक्रिया होती है तो वो विंड के थ्रू होती है, तो इसलिए विंड को भी यहां पर हम शामिल करेंगे कि ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फायर ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी आप जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट में रख सकते हैं। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है, चूंकि इनमें जीवन नहीं है, इनमें लाइफ नहीं है, इसलिए तो आपने बोल दिया एबायोटिक कंपोनेंट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये एबायोटिक कंपोनेंट जो हम 2-4 याद रखते हैं, सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहना। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनके अलावा भी कई ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में कई बार हम सोचते नहीं हैं, तो उनके विषय में भी सोचना आवश्यक था, और इसलिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप इन चीजों को भी शामिल करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? एक बार जितने भी लोग हैं फटाफट यस यस लिखें, मुझे पता चले कितने लोग अभी प्रेजेंट है। अपने अपने चैट बॉक्स में फटाफट लिखें। समझ में आ रहा है तो भी लिखें, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, अगर क्वेश्चंस है तो वो भी फटाफट लिखें ताकि मैं आंसर कर पाऊं। अभी जितना मैंने कराया है उससे अगर आपको किसी तरह की कोई बीच में डाउट है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे एक बार। कम ऑन, फटाफट टाइप करें और लिखकर बताएं मुझे। ओके, थैंक यू गौरव, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। और भी लोग जो है अवेलेबल हैं, हाँ फटाफट बताएं सर। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, थैंक यू नीतीश, थैंक यू। बिल्कुल प्रवीण, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है? एबायोटिक हैं। इनका बायोटिक से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अभी न्यूट्रिएंट हो गए। भाई आप जब एक बार, जब तक पौधे में चना उपस्थित है तो उसको आपने बोल दिया कि ये बायोटिक है ना। उसके बाद जब आप निकाल कर लेके आ गए तो वो सारे गुण उसके समाप्त हो गए। अब भाई चने में फिर से बायोटिक जो आप कह सकते हैं कि गुण आएंगे, वो तब आएंगे जब आप उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे। जैसे घर में हम चना पानी में फुला देते हैं, उसके बाद फिर उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं ना, उसमें अंकुर हो जाता है। तो इसका मतलब कि हमने उसके जो आप कह सकते हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स थे, उनको फिर से क्या किया? सरवाइव होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराए, तो वो क्या हो गए? लिविंग हो गए। लेकिन जब आप फैट की बात करते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जब आप प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि जहां पर भी अवेलेबल हैं वहां पर फिर उसमें लिविंग वाले कोई गुण नहीं मिलेंगे। ये तो कंपाउंड्स हो गए ना भाई। ग्लूकोज आपने लिया तो वो क्या हो गया? वो एक तरीके का कंपाउंड हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन लिविंग ही बोलोगे, ठीक है। फैट है, डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहे हैं, ऑयल के फॉर्म में मिल रहा है ना, बटर के फॉर्म में मिल रहा है, तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। सो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर, आप इसको लिख भी लें यहां पर, है ना। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको आप बोलेंगे कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये अजैव घटक हैं, है ना। तो उनको भी आप इसी में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं,
आज देखिए फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ, तो चीज़ों को हम किस तरीके से करेंगे शायद आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि हम इसी तरीके से एलोबरेटिव फॉर्म में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जब हम एकदम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वही हो गया रट्टा मार टेक्नोलॉजी होगी कि बस भाई रट जाओ ये है, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें मिस हो गई हैं फिर हमें समझ में नहीं आता। आपको ये समझना था यहाँ पर कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रख रहे हैं तो क्या उनके इस्तेमाल से जो बायोटिक कंपोनेंट है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। जो भी ऐसी चीज़ है जो इम्पैक्ट डाल रही है वो सारी की सारी अगर उनमें लाइफ नहीं है तो उनको हम बोलेंगे कि वो एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत होंगे। अमन सर की क्लास भी होगी प्रवीण, और बहुत जल्द होपफुली हो सकता है कि वैसे तो मेरी कल बात हुई है सर से और होपफुली आज वो शायद आए भी, अभी थोड़ी देर में पहुंच भी सकते हैं। अगर आ गए तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाइव हों सर के साथ ही, और अदरवाइज़ आपको हम प्री इन्फॉर्म कर देंगे और बिल्कुल सर की भी क्लास जो है वो आपके साथ हम करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था सभी लोगों से कि आज की क्लास में जितनी हमने चीज़ें सीखी हैं वो जैसे और लोगों से रिएक्शंस आए हैं कि हाँ समझ में आ रही चीज़ें, तो इसी तरीके से हम आगे की क्लास में भी चीज़ों को कैरी करेंगे, आगे ले चलेंगे और हर एक चीज़ को इसी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना तो उस कॉन्सेप्ट के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहती है। आप चाहे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे या सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे, आपके पास एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब रहेगी तो आप निश्चित रूप से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। सो इसलिए आपको मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आज हमने क्लास की है उसी तरीके से आगे की क्लासेस में भी इसी तरीके का इंटरेक्शन रहेगा। ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं हो, आज जैसा आपने रिस्पॉन्ड किया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही पार्टिसिपेटिव रोल प्ले किया, तो इसी तरीके से आप सभी पार्टिसिपेट करें और हम मिलकर एक साथ जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहा तो हर एक चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं और हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम और आप मिलकर इसी तरीके से काम करते रहें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, एक छोटी सी अपील फिर से करूंगा कि आपके साथ जितने लोग भी और हैं ऐसे जो जुड़ना चाहते हैं, जो जिनके मन में कहीं है कि हमें एसडीएम बनना है लेकिन किसी कारणवश वो इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ 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 उन तक भी हमारी अपील को पहुंचाएं, वो भी हमारे साथ जुड़े। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, आज हमने जिस तरीके से भले ही हम फ़ी ले रहे हैं लेकिन जो जिस फ़ी में हम आपके साथ काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये सभी के लिए अफोर्डेबल है। क्योंकि इस फ़ी में अगर आपको पीसीएस की तैयारी मिल रही है तो मेरे ख्याल से ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। आप इन चीज़ों को कन्वे करेंगे, हमारे इस मैसेज को कन्वे करेंगे और भी जितने इच्छुक लोग हैं उन तक, ताकि हमारा एक अच्छा ग्रुप बने और न सिर्फ आपको हम लोगों से फ़ायदा हो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों से भी हमें फ़ायदा होता है। आप लोगों से भी जब डिस्कशंस होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार धारा प्रवाह होने के चक्कर में कुछ मिस भी हो जाता है, तो आपका अवेयरनेस, आपका पार्टिसिपेशन हमें भी अवेयर रखता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ छूटे ना। अगर चीज़ें नहीं छूटेंगी तो क्वेश्चन कैसे छूटेगा एग्जाम में, वो भी ज़रूर होगा और हम ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अपील छोटी सी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक हमेशा पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली क्लास में फिर से हम आपके लिए मिलेंगे, आपके साथ मिलेंगे और हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगी, तो आप बिल्कुल समय पर हमारे साथ जुड़ पाएंगे और अपने काम को लगातार जारी रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।